अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज इस वीडियो में जो हम पढ़ने वाले हैं वो बहुत ही ज़्यादा अहम है और अभी जितनी चीज़ें आप पढ़ रहे हैं वो सब कुछ नया है, तो इस वीडियो में जो आप पढ़ रहे हैं वो भी नया ही है। लेकिन इस वीडियो में जो कुछ भी पढ़ने वाले हैं उसका एक छोटा सा रिश्ता पुराने कुछ वीडियो से जुड़ा हुआ है। मैं आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपको वो याद नहीं है तो मैं फिर से इसमें थोड़ा सा रिकॉल करूँगा। हमने आपको शुरू में बताया था कि अरबी ज़ुबान के अंदर दो तरह के जुमले होते हैं, एक मुकम्मल जुमला होता है, एक अधूरा जुमला होता है। फिर वहाँ मैंने आपको बताया था कि अधूरे जुमले फिर दो तरह के होते हैं, एक को हम मुरक्कब नाकिस कहते हैं, एक को हम जो अधूरा जुमला होता है उसको हम मुरक्कब नाकिस कहते हैं। और मुरक्कब नाकिस की दो किस्में होती है, एक को हम मुज़ाफ़ इलैह कहते हैं, मुरक्कब इज़ाफ़ी, जिसके बारे में आपने पहले पढ़ लिया है, मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैह के बारे में। आज इस वीडियो में आप पढ़ने वाले हैं एक दूसरे अधूरे जुमले की किस्म के बारे में, जिसको हम कहते हैं मौसूफ़ सिफ़त। तो ये भी अधूरे जुमले की एक किस्म है। तो जिस तरीके से मुज़ाफ़ इलैह अधूरा माने देता था, वैसे ये जो मौसूफ़ सिफ़त है ये भी आपको अधूरा माने ही देगा। तो अगर आपसे पूछे कि मौसूफ़ सिफ़त क्या है, तो आप कह सकते हैं कि मौसूफ़ सिफ़त जो है वो मुरक्कब नाकिस की ही किस्में है। जिस तरीके से मुज़ाफ़ इलैह थी, वैसे ही मौसूफ़ सिफ़त भी मुरक्कब नाकिस की ही एक किस्म है। चलें, तो मैं यहाँ इसको अरबिक में लिखूँगा ताकि आपको याद आसानी हो समझने में और सारी चीज़ें। तो मौसूफ़ सिफ़त जो है वो किसकी किस्म है? मुरक्कब नाकिस की, यानी अधूरे जुमले की किस्में हैं। अब जिस तरीके से मुज़ाफ़ इलैह के कुछ रूल थे, जिसके कुछ तरीके थे, कुछ निशानियाँ थी जिसको सामने रख कर के हम पहचान पा रहे थे कि कौन मुज़ाफ़ है कौन मुज़ाफ़ इलैह है, ठीक वैसे ही मौसूफ़ सिफ़त के भी कुछ रूल होते हैं, कुछ तरीके हैं जिसको देख कर के हम पहचान जाते हैं कि कौन मौसूफ़ है और कौन सिफ़त है। लेकिन उन उसूलों को, उन तरीक़ों को जानने से पहले हम ज़रा ये जान लें कि ये मौसूफ़ सिफ़त होता क्या है और इसके माने क्या होते हैं। सिफ़त तो सब जानते हैं, अगर नहीं जानते तो मैं बता देता हूँ। सिफ़त कहा जाता है खूबी को, यानी अब किसी इंसान के अंदर कोई भी अच्छी खूबी होती है, जैसे कोई कहते हैं वो तो बड़ा अच्छी सिफ़त का आदमी है, या उसके अंदर ये सिफ़त है कि वो खूबसूरत है, या वो आलिम है, वो हाफिज़ है, या वो अच्छे अखलाक का है। लेकिन अरबी में सिफ़त सिर्फ अच्छी खूबी को नहीं कहते हैं। किसी इंसान के अंदर अच्छी हो या बुरी हो, कोई भी क्वालिटी हो, कोई भी अच्छाई या बुराई उस इंसान के अंदर होता है, तो उस अच्छाई या बुराई को हम सिफ़त कहते हैं। तो जैसे आलिम होना, खूबसूरत होना, बदसूरत होना, अमीर होना, गरीब होना, जाहिल होना, छोटा होना, बड़ा होना, समझदार होना, नासमझ होना, पढ़ा लिखा होना, अनपढ़ होना, तो ये सारी की सारी चीज़ें हम क्या कहलाएंगी? ये सारी की सारी चीज़ें सिफ़त कहलाएंगी। और मौसूफ़ क्या होता है? मौसूफ़ उस शख्स को या उस सामान को कहते हैं जिसके अंदर सिफ़त होता है। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ एक वर्ड लिखता हूँ, रजुलुन आलिमुन, कि आदमी आलिम, आलिम आदमी। तो आलिम जो है ये जानने वाला होना, तो ये एक सिफ़त है, और ये किसकी है? आदमी के अंदर है, यानी आदमी जानने वाला है, तो आदमी को हम कहेंगे कि आदमी मौसूफ़ है। अभी आपको नहीं समझना है कि मैं मौसूफ़ सिफ़त कैसे पहचान पा रहा हूँ, कैसे बनाना है, इन चीज़ों पर आपको ध्यान नहीं देना है। याद रखें कि मेरे हर अल्फाज पे या मेरे हर जुमले में एक मेन बात होता है, वही आपको याद रखना है। बाकी सारी चीज़ों को आप स्किप करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। अभी आपको सिर्फ इतना समझना है कि सिफ़त किसको कहते हैं और मौसूफ़ किसको कहते हैं, पहचानना कैसे है, बनाना कैसे है, तर्जमा कैसे करना है, इन तमाम चीज़ों पर अभी आपको ध्यान नहीं देना है। अब सवाल है कि मौसूफ़ किसको कहते हैं और सिफ़त किसको कहते हैं। तो मैंने बताया सिफ़त किसी भी अच्छी या बुरी खूबी को कहा जाता है, और मौसूफ़ जिसके अंदर वो अच्छी या बुरी खूबी होता है उसको हम मौसूफ़ कहते हैं। यहाँ आलिम जानना एक खूबी है, इसको हम आलिम को सिफ़त कहेंगे, और आलिम किसके अंदर है? आदमी के अंदर आलिम होने की सिफ़त है, तो आदमी को हम मौसूफ़ कहेंगे। तो तर्जमा से बड़ा आसान है मौसूफ़ सिफ़त को ढूंढना कि कौन मौसूफ़ है कौन सिफ़त है। लेकिन अरबी ज़ुबान में जब हमको तर्जमा मालूम नहीं होगा तब हम मौसूफ़ सिफ़त को कैसे ढूंढेंगे, उसके कुछ तरीके हैं, उसको आप जान लीजिए। सबसे पहले ये जान लीजिए कि मौसूफ़ सिफ़त जो होते हैं वो हमेशा साथ में होते हैं। मौसूफ़ सिफ़त हमेशा साथ में होते हैं। साथ में होने का क्या मतलब है? साथ में होने का मतलब है कि जिस तरीके से मुज़ाफ़ इलैह हमेशा साथ में होते हैं, यानी अगर मुज़ाफ़ है तो फ़ौरन बाद मुज़ाफ़ इलैह होगा, अगर मुज़ाफ़ इलैह है तो उससे
पहले फ़ौरन मुज़ाफ होगा, मुज़ाफ मुज़ाफ इलैह के दरमियान कोई दूसरा लफ्ज़ नहीं आ सकता है। ठीक वैसे ही मौसूफ सिफत के दरमियान भी कोई दूसरा लफ्ज़ नहीं आ सकता है। अगर मौसूफ है तो उसके फ़ौरन बाद सिफत होगा, अगर सिफत लिखी हुई है तो उसके फ़ौरन बाद मौसूफ होगी। तो ये शर्त है मौसूफ सिफत का। ये बात समझ में आ गई। अब देखिए, मौसूफ जो होता है वो हमेशा सिफत से पहले होता है। मौसूफ जो होता है वो हमेशा सिफत से पहले होता है। ठीक है, जैसे नीचे मैंने एक एग्जांपल दिया था आपको, मैं यहीं पे एग्जांपल देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ आपको दिया था रजुलुन और आलिमुन का एग्जांपल दिया, तो यहाँ देखिए सिफत जो है वो बाद में है, सिफत जो है वो बाद में है, और मौसूफ जो रजुलुन है ये क्या है, पहले है। तो इससे ये क्या बात साबित हो गई, इससे ये बात साबित हुई कि मौसूफ हमेशा पहले होता है और सिफत उसके बाद ही होता है। सिफत कभी पहले नहीं आ सकता, यानी मौसूफ से पहले नहीं आ सकता है। तो ये दो कायदे आपने अरबी में सीख लिए। किसके सीख लिए, मौसूफ सिफत के, कि मौसूफ सिफत के दरमियान कोई दूसरा लफ्ज़ भी नहीं लिख सकते हैं, और मौसूफ सिफत को लिखने में ये रखेंगे कि पहले मौसूफ को लिखा करेंगे फिर सिफत को लिखा करेंगे। अब तो ये हो गया, लेकिन ये इतना काफ़ी नहीं है। दो लफ्ज़ मौसूफ सिफत है या नहीं है, इसको पहचानने के लिए अरबी में शर्तें हैं। अब हम उन्हीं शर्तों को सामने रखने वाले हैं, जिसको मैं पहले बनाता हूँ फिर आपको समझाता हूँ। चलिए, इधर मैं लिखता हूँ मौसूफ के बारे में और इधर मैं लिखता हूँ सिफत के बारे में। ठीक है, मौसूफ और सिफत के रूल हैं, उसको जानना ज़रूरी है। अब रूल असल में ये क्या है कि मौसूफ सिफत जो होते हैं वो चार चीज़ों में बराबर होते हैं। मौसूफ सिफत चार चीज़ों में बराबर होते हैं, और वो चार चीज़ें कौन कौन सी हैं उसको समझ लीजिए। एराब, जैसा एराब मौसूफ का होगा वही एराब सिफत का होगा। वाहिद तस्निया जमा, जैसा वाहिद तस्निया जमा मौसूफ होगा वैसा ही सिफत होगा। अगर मौसूफ वाहिद है तो सिफत वाहिद, मौसूफ तस्निया है तो सिफत तस्निया, मौसूफ जमा है तो सिफत जमा। तो और जैसा एराब है, यानी मौसूफ पे रफा नसब जर ज़बर ज़ेर पेश में से जो एराब है वही एराब सिफत का। मौसूफ अगर वाहिद है तस्निया या जमा है तो सिफत भी वाहिद तस्निया जमा ही आएगा। मौसूफ अगर मुज़क्कर है तो सिफत मुज़क्कर, मौसूफ अगर मुअन्नस है तो सिफत मुअन्नस। ठीक है, मैं मिसाल दे करके भी समझाऊंगा, अभी सिर्फ आप ये कायदा देखिए। उसके बाद मारिफा नकेरा, मौसूफ अगर मारिफा है तो सिफत मारिफा, अगर मौसूफ नकेरा है तो सिफत भी नकेरा होगा। अब इसके बेसिस पर मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देता हूँ। ऊपर वाले एग्जाम्पल पे गौर से देखिए। यहाँ रजुलुन पर जो एराब है वही एराब आलिमुन पर है। तो पहला क्या हुआ, दोनों एराब में सेम है, लेकिन हमें चार चीज़ें देखनी होती हैं, सिर्फ एक नहीं। रजुलुन भी वाहिद है इसलिए कि इसके आखिर में अलिफ नून या वाव नून नहीं है, और आलिमुन भी वाहिद है इसलिए कि इसके आखिर में अलिफ नून या वाव नून यानी तस्निया जमा की अलामत नहीं है। तो क्या हुआ, दूसरा रूल भी पाया गया, यानी दोनों मौसूफ सिफत क्या है, वाहिद वाहिद है। तीसरा मुज़क्कर मुअन्नस, रजुलुन भी मुज़क्कर है और आलिमुन भी मुज़क्कर है, तो मतलब क्या हुआ, मौसूफ सिफत दोनों क्या है, मुज़क्कर मुज़क्कर हैं। और चौथा शर्त क्या है, मारिफा नकेरा, तो यहाँ मौसूफ भी नकेरा इसलिए कि इस पर तनवीन है, और आलिमुन भी नकेरा इसलिए कि इस पर भी तनवीन है। तो यहाँ दोनों मौसूफ सिफत क्या हो गया, नकेरा नकेरा हो गया। तो चार चीज़ें बराबरी पाई गई। अब मैं इसको बदल बदल के आपको दिखा देता हूँ। अगर मैं इसको तस्निया बना दूँ रजुलानी, तो फिर सिफत को भी क्या करना पड़ेगा, हमें तस्निया बनाना पड़ेगा, आलिमानी। इसी तरीके से अगर रजुलन की जमा रिजालुन आती है, तो मैंने अगर इसको रिजालुन बना दिया तो आलिमुन की जमा आलिमूना आती है, जमा मुअन्नस सालिम है, तो हमको इसको भी जमा बनाना पड़ेगा, तभी ये मौसूफ सिफत हुआ। इसी तरीके से मुअन्नस की मिसाल ले लीजिए। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ इमरातुन, तो आलिमा तुन, तो दोनों वाहिद वाहिद है, मुअन्नस मुअन्नस है। लेकिन इसी तरीके से अगर मैं इमरातानी कर दूँ तो मुझे फिर इसको भी तस्निया लाना पड़ेगा मौसूफ सिफत बनाने के लिए। तो यहाँ पर हम करेंगे आलिमा तानी। इसी तरीके से इमरातुन की जमा जो आती है वो निसा आती है, निसाउन माने मतलब बहुत सारी औरतें, तो इसकी जमा मुझे क्या लानी पड़ेगी, आलिमातुन, जमा मुअन्नस सालिम लानी पड़ेगी। ठीक है, तो वाहिद तस्निया जमा हो गया। अब मारिफा नकेरा के एक एग्जाम्पल ले लीजिए। जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ अर्रजुलु,
तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अल आलिमू को भी मारिफा लाना पड़ेगा, तभी जाकर ये मौसूफ सिफत होगा, वरना नहीं होगा। तो मैंने पूरे एग्जाम्पल देकर आपको मौसूफ सिफत के बारे में समझा दिया। तो ये बड़ा अहम चैप्टर है मौसूफ सिफत का, इसको आप समझ लेंगे तो ज़्यादा आसानी होगा। तो अब कुल मिला के आप समझ लीजिए कि ये मौसूफ सिफत किसकी किस्में है। मौसूफ सिफत जुमले मुरक्कब नाकिस की किस्में हैं। मुरक्कब नाकिस अधूरे जुमले को कहते हैं। तो जिस तरीके से मुरक्कब नाकिस की किस्म मुज़ाफ मुज़ाफ इलैहि है, ठीक उसी तरीके से मुरक्कब नाकिस की एक किस्म ये मौसूफ सिफत भी होती है। बस इतनी ही चीज़ें आपको इस वीडियो में याद रखनी है। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर हम एक नए टॉपिक के साथ आएंगे। अब अगर आपको ये करना है, मौसूफ सिफत की प्रैक्टिस करनी है, तो उसके लिए आपको अभी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। याद रखें कि अभी सिर्फ आप जो है वो थ्योरी चीज़ें पढ़ रहे हैं, अभी सिर्फ आप कवायद पढ़ रहे हैं, कायदे पढ़ रहे हैं। कुछ दिनों के बाद जब आपकी नहव सर्फ कंप्लीट हो जाएगी, तब आपका जो है वो प्रैक्टिस की किताब शुरू होगी, जिसमें बहुत सारी प्रैक्टिसें करवाई जाएंगी मौसूफ सिफत वगैरह की। उससे आपको बहुत ज़्यादा इंशाअल्लाह आसानी पैदा हो जाएगी सारी चीज़ों को समझने और उसको दोहराने, प्रैक्टिस करने में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।